अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के जान और माल की हिफाजत फरमाए और हम सब के इल्म में इजाफा फरमाए। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहला चैप्टर एमसीक्यूज के लिहाज से और न्यूमेरिकल्स के लिहाज से क्या कर चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज। आप सबको पता है कि चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से क्या है, वो चैप्टर है हमारे पास। और इसके जो बुनियादी बुनियादी टॉपिक्स है हमारे पास, जो के लिए मेन मेन टॉपिक है हमारे पास, वो सबसे बड़ा टॉपिक हमारे पास बोर्स का एटॉमिक मॉडल है, हमारे पास बोर्स थ्योरी है हमारे पास। फिर उसके अंदर हमारे पास इक्वेशन है रेडियस वाली, एनर्जी वाली, फ्रीक्वेंसी वाली, वेव नंबर्स वाली। ये मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस क्या है उसके अंदर, वो मौजूद है। उसके बाद स्पेक्ट्रम की सीरीज आती है हमारे पास। स्पेक्ट्रम आते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है हमारे पास, इमिशन वाला है, एब्जॉर्प्शन वाला है, इमिशन स्पेक्ट्रम है हमारे पास। ये मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक क्या है इस चैप्टर के अंदर हमारे पास, वो मौजूद है। तो अगर ये थोड़ी थोड़ी थ्योरी इनकी हमारे अगर जहन में क्लियर है, तो बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को के लिए या इस एमसीक्यूज को के लिए जो हम पहले करने जा रहे हैं, बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमने क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल होना है, अपने आप को करना है कि कौन सी थ्योरी किस बात की तरफ क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है, वो हमें क्या बताना चाह रही है, उसकी कंक्लूजन क्या है हमारे पास। तो आइए स्टूडेंट, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो एमसीक्यूज नंबर जो 1 है हमारे पास, वो क्या है, कह रहा है बोर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज। क्या कहता है कि बोर की जो थ्योरी है, यानी बोर का जो मॉडल है कहने, वो अप्लाई नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अप्लाई नहीं हो सकता। यानी इसके ऊपर बोर की जो इक्वेशंस है कहने, जो थ्योरी है, वो इसके ऊपर परफेक्ट नहीं है। सही है ना? वो कौन सी चीजें हैं, वो आपने क्या बताना है इसमें से कि कौन सा ऑप्शन हमारा वो करेक्ट होगा हमारे पास। तो देखिए, जो चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, वो कौन कौन से हमारे पास। नंबर 1 है हमारे पास हाइड्रोजन। नंबर 2 है हमारे पास H+। नंबर 3 है हमारे पास He+। नंबर 4 है हमारे पास Ni+2। अच्छा जी, अब ये चार ऑप्शन है हमारे पास और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सा हमारे पास सब्सटेंस है कह लें कि जिसके ऊपर बोहर की जो थ्योरी है वो अप्लाई नहीं हो सकती। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बोहर की थ्योरी अप्लाई होती किस पर है, बोहर ने किस को बेस बनाया था। तो अगर आपको याद हो, जब बोहर के जो थ्योरी के बाद जो उसके डिफेक्ट्स सामने आए थे, क्या सामने आए थे उसके डिफेक्ट्स, यानी खामियां जब सामने आई थी उसकी, तो उसमें खामी यह भी थी कि बोहर की जो थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है जिसके पास हाइड्रोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो, बस। यानी जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, मौजूद हो, सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई हो सकती है, बाकी किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? क्या कहा मैंने कि इसका जो डिफेक्ट सामने आया था वो क्या आया था कि बोहर की जो थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होती है कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरह क्या कर रहा हो, वो रिवॉल्व कर रहा हो, यानी हाइड्रोजन की बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो हाइड्रोजन से उसकी, तो उस पर क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है, वरना अप्लाई नहीं हो सकता। अब इसके ऑप्शन पे हम गौर करें। देखिए, पहला ऑप्शन तो हमें हाइड्रोजन ही दिया है, तो बोर ने जो बेस बनाया था वो हाइड्रोजन को ही बेस बनाया था। सही है, इसी को सामने रख के करा था। तो इसका मतलब इस पर तो बोहर की थ्योरी क्या होगी, अप्लाई होगी। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर के लिहाज से उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s1, यानी इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इस स्पेशीज के ऊपर बोहर की जो थ्योरी है वो क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब हमारे लिए ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ये टिक जो मैंने लगाया, सही का जो लगाया है, वो इसलिए लगाया कि इसके ऊपर अप्लाई
हो सकती है। हमने अपने आंसर के लिए नहीं लगाया, मैंने ये टिक, ये किसके लिए लगाया है कि इसके ऊपर बोर की थ्योरी अप्लाई हो सकती है। क्लियर हो गई बात। नंबर 2 ऑप्शन पे चलते, क्या लिखा है H प्लस, क्या लिखा हुआ है H प्लस। अब H प्लस का मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज का मतलब क्या है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन को हासिल कर चुका है या वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर चुका है, खारिज कर चुका है अपने पास से। यानी या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। चार्ज का मतलब ये है। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज किसी भी चीज पे क्या किस बात की अलामत होता है, निशानदेही करता है कि उस एटम ने इलेक्ट्रॉन को खारिज कर दिया है, निकाल दिया है। सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, माइनस। तो समझ लें कि उसके पास से माइनस की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्योंकि नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर अगर हम देखें, बुनियादी तौर पर हम देखें तो हर एटम न्यूट्रल होता है। हर एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, वो बराबर होती है। यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, जब कोई एटम क्या करता है, किसी किस्म की फॉर्मेशन में जाता है, बॉन्डिंग में जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, तो उसके आने जाने की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। और प्लस चार्ज कब आता है, जब कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, यानी माइनस को अपने पास से कम कर देता है, तो ऑटोमेटिक प्लस की तादाद क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यानी अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन है। जैसे इस पहले वाले ऑप्शन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो कोई चार्ज नहीं, तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल शो हो रहा है ये। अब इसमें क्या हुआ, प्लस शो हो रहा है। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन माइनस क्या कर दिया, अपने पास से निकाल दिया है, H प्लस आ गया। इसका मतलब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। जबकि बोर की थ्योरी किस पे अप्लाई होती है कि जिसके पास हाइड्रोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, मौजूद हो, उसके ऊपर बोर की थ्योरी क्या होती है, अप्लाई होती है। तो इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि हाइड्रोजन के पास होते ही कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो भी इसने क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। कैसे पता चल रहा है, प्लस चार्ज हमें इंडिकेट करता है, इस बात की अलामत है। किसी भी एटम पे प्लस चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खारिज कर देता है। तो इसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया, उसका कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये वो चीज है जिसके ऊपर बोर की थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। और यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि सवाल एमसीक्यू के मुताबिक क्या कहा था कि जिसके ऊपर बोर की थ्योरी अप्लाई नहीं होगी वो बताना है हमने। तो इसके ऊपर बोर की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। वजह क्या है कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन इस वक्त मौजूद नहीं है। और बोर की थ्योरी किस पर अप्लाई होती है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरह क्या हो, मौजूद हो। अब तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, हीलियम प्लस। अब इससे ही प्लस है, प्लस का मतलब हमने समझ लिया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वो है 2। और प्लस चार्ज शो कर रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया एक, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक। तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 1s1, सिमिलर टू हाइड्रोजन। बात समझ में आई कि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। अब प्लस चार्ज किस बात की निशानदेही है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, खारिज हो चुका है इसके पास से इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन, एक। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 1s1। तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर हो गई किसकी तरह, हाइड्रोजन की तरह, एक इलेक्ट्रॉन वाली। तो इसके ऊपर भी बोर की थ्योरी क्या हो सकती है, अप्लाई हो सकती है। बात क्लियर। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, लिथियम+2। अब लिथियम पे प्लस चार्ज है 2। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, खारिज कर दिए, कम कर दिए अपने पास से। और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वो है 3। यानी न्यूट्रल फॉर्म में इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ऑप्शन शो कर रहा है कि +2। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, खारिज कर दिए। तो पीछे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, सिर्फ एक। तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 1s1, सिमिलर टू He प्लस, सिमिलर टू हाइड्रोजन।
तो इस पर भी बोर थ्योरी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो ये तीन आंसर 1, 3, 4 इन तीनों पे क्या हो रही है, बोर की थ्योरी अप्लाई हो रही है। किस पे नहीं हो रही, सिर्फ H प्लस पे नहीं हो रही। क्यों, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास इस वक्त फिलहाल इस कंडीशन में मौजूद नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, कह लें, या सेकंड ऑप्शन है, कह लें, कि इस H प्लस के ऊपर बोर की थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। आगे चलें तो हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 2। तो एमसीक्यूज नंबर 2 क्या कह रहा है, नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 एंड नॉट 1s2 2s2 2px2 2py1। उतार लेते हैं पहले ताकि बात क्या हो जाए अच्छी तरह समझ आ जाए। कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2x2 2px1 2px 2py1 और 2pz1। 2 2 4 5 6 7, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 7 होता है, यानी नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किधर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये सही है। और दूसरी क्या दे रहा है, 1s2 2s2 2px2 2py1। जी, ये आपको दूसरी दे रही है, कह रहा ये नहीं होती, क्यों ये नहीं होती, इसकी वजह क्या है, किस वजह से नहीं होती, क्या रीजन है इसके पीछे, कौन सा वो प्रिंसिपल था हमारे पास जिसने बताया था कि ऐसे करते हैं ऐसे नहीं करते। अब देखिए इसके अंदर देखें तो इसमें 2 जेड ऑर्बिटल नहीं है हमारे पास, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जेड ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मैं समझाने के लिए आपको इस तरह लिखूं 2pz0, यानी जेड ऑर्बिटल के अंदर इस वक्त कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो दो ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए, 6, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, 7 हो गए पूरे। इसका मतलब जेड क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, जेड में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। बात समझ में आ गई कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 7 है। जैसे इसमें 2 2 4 5 6 7, इसमें क्या हुआ, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये खाली छोड़ दिया। अगर आपको याद हो कि जो क्वांटम नंबर्स की आपने थ्योरी पढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की, तो वो क्या थी हमारे पास, हमने 4 रूल पढ़े वहां पे। ऑप्पा प्रिंसिपल पढ़ा हमने, एन प्लस एल रूल पढ़ा, वुड्स रूल पढ़ा हमने, और पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा हमने, याद है। तो हुंस रूल ने क्या कहा था, अगर आप आपके जहन में हो, तो हुंस ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल के अंदर जब तक पेयर फॉर्म में नहीं आते, यानी वो पेयर फॉर्म में जोड़ेदार हालत में रहने की कोशिश नहीं करते, जब तक उसके ऑर्बिटल में किसी भी जगह पे कोई खाली जगह क्या हो, मौजूद हो। क्या कहा मैंने, कि इलेक्ट्रॉन जब तक पेयर फॉर्म में नहीं होते, जब तक किसी ऑर्बिटल में कोई खाली जगह क्या है, मौजूद है। अब आप देखें Z के अंदर खाली जगह मौजूद है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन X के अंदर कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी पेयर फॉर्म बन गई, जोड़ीदार आ गया। जबकि हुंस ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जोड़ीदार हालत में नहीं रहते, जब तक जब तक किसी ऑर्बिटल के अंदर एम्प्टी स्पेस क्या है, मौजूद होता है, तब तक वो पेयर फॉर्म में नहीं आते। पेयर फॉर्म में कब आते हैं, कि पहले वो सिंगल 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 क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करते हैं, देन क्या होते हैं, वो पेयर फॉर्म में आना शुरू होते हैं। यहां तो ऑर्बिटल ही खाली है और ये पेयर फॉर्म में रख दिया गया, किसके अंदर, 2px2। तो एक्स ऑर्बिटल के अंदर पेयर फॉर्म बना दी, जेड ऑर्बिटल को खाली छोड़ दिया। इसका मतलब ये गलत है, किसके मुताबिक, हुंस के मुताबिक, किसके मुताबिक, हुंस रूल के मुताबिक क्या है, ये गलत है। अब ऐसा होता क्यों है, उसने बताया था कि रिपल्जन से बचने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, पेयर फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो क्या पाई जाएगी उनके दरमियान, रिपल्जन पाई जाएगी। तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन कोशिश करते हैं कि क्या करें, सिंगली तौर पर ऑर्बिटल को क्या करें, ऑक्यूपाई करें, फिर जगह ना बचे, सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई हो जाए,
तो गुंजाइश के लिहाज से फिर क्या होंगे, पेयर फॉर्म में आना शुरू होते हैं। तो इसमें क्या जवाब बनेगा हमारे पास, वुड्स रूल की क्या की गई है, खिलाफ वर्जी की गई है इसके अंदर। तो जरा एमसीक्यूज को दोबारा देखते हैं, फिर जवाब देखते हैं हमारा क्या है। तो एमसीक्यूज नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 एंड नॉट, और ये नहीं होती, क्या नहीं होती, 1s2 2s2 2px2 2py1, दिस इज डिटरमाइंड बाय, ये किसने बताया था कि ये नहीं होती, ये होती है सिंगल वाली। तो पहला ऑप्शन है ऑब्बा प्रिंसिपल। ऑब्बा ने तो क्या बताया था कि ऑर्बिटल जो फिलअप के होते हैं वो किस लिहाज से होते हैं, एनर्जी के लिहाज से। ये किस लिहाज से फिलअप होते हैं, एनर्जी के लिहाज से, कि जिनकी एनर्जी की वैल्यू कम होती है वो पहले, जिनकी बाद में होती है वो, यानी ज्यादा होती है एनर्जी, वो बाद में फिलअप होते हैं। नंबर 2 ऑप्शन है पॉलिस रूल। पॉली ने ये नहीं बताया था हमें, पॉली ने तो हमें ये बताया था कि 4 क्वांटम नंबर के सेट सेम नहीं हो सकते। नंबर सी हुंस रूल, ये ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन। हुंस ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली क्या करते हैं, ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करते हैं, देन पेयर फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं, यानी फिर पेयर फॉर्म में आते हैं, पहले सिंगल 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 ऑक्यूपाई करते हैं रिपल्जन से बचने के लिए। नंबर डी एन प्लस एल रूल, ये भी नहीं है हमारे पास, उसने तो एनर्जी की वैल्यू कह रहे हैं, ये ऑर्बिटल की वैल्यू कह रहे हैं, एन प्लस एल की कैलकुलेट करने का तरीका बताया था बस हमें। फिलअप करने का तरीका वो किसने बताया था हमें, हुड्स ने, कि पहले सिंगल ऑक्यूपाई करेंगे, देन हम क्या करेंगे, उसको पेयर फॉर्म में रखेंगे। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये बात आपके बहुत अच्छे से क्या हो गई होगी, समझ आ गई होगी। कोई मसला इसमें अगर हो, कोई बात ऐसी हो तो समझ में नहीं आ रही हो, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह डिटेल के अंदर हम क्या करेंगे, वो 4 जो प्रिंसिपल्स है हमारे पास, ऑब्बा प्रिंसिपल, एन प्लस एल, हुड्स रूल और पॉली जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उसको क्या करेंगे इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। 3s, और आपसे पूछ रहा है इसमें क्वांटम नंबर की कौन सी वैल्यू वो सही है, n इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 1। नंबर 2 ऑप्शन, n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 0। नंबर 3, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1। नंबर 4 ऑप्शन, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि n किसको शो करता है, यहाँ पे हमारे पास शेल नंबर को, किसको शो करता है, शेल नंबर को। और l किसको शो करता है हमारे पास, अजम्पथल क्वांटम नंबर को, किसको शो करता है, अजम्पथल क्वांटम नंबर को। और अजम्पथल क्वांटम नंबर की वैल्यू s के लिए क्या होती है, वो 0 होती है, p के लिए क्या होती है, 1 होती है, d के लिए क्या होती है, वो 2 होती है, और f के लिए क्या होती है, वो 3 होती है। यानी यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो हमारे पास s है, तो इसके लिए l की वैल्यू क्या है, 0 है, l की वैल्यू क्या है, 0 है। और ऑर्बिटल से पहले जो नंबर लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो क्या कहलाता है, हमारा शेल नंबर, क्या कहलाता है, शेल नंबर। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो n की वैल्यू 3 और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमने देखना है कौन सा ऑप्शन है इसमें n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है। तो n की वैल्यू 0 गलत हो गया, n की वैल्यू 1 गलत हो गया, n की वैल्यू 3 लेकिन l की वैल्यू क्या है 1। n के लिहाज से तो सही है, लेकिन l के लिहाज से क्या है, गलत, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब ये देखें n की वैल्यू क्या है, 3 है और l की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो 4 है हमारे पास। क्लियर है बात, जो एल है किसको शो करता है, अजम्पथल क्वांटम नंबर को शो करता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। इसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है, एस के लिए वो 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, और एफ के लिए क्या है, वो 3 वैल्यू होती है। सही है। और कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल से पहले जो नंबर लिखा होता है वो किसको शो कर रहा था, उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल नंबर को शो करता है। किसको शो करता है, शेल नंबर को शो कर रहा होता है। तो शेल नंबर यहाँ पे क्योंकि 3 है तो ये वाला ऑप्शन है, और एस की वैल्यू क्योंकि एल की 0 होती है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट के ऊपर। तो एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। सही है, बहुत सिंपल सा, सही है। जब हमने बोहर के मुताबिक एटॉमिक रेडियस वाली इक्वेशन ड्राइव की है, तो वहां पे हमने आर की वैल्यू क्या की थी, हाइड्रोजन एटम के लिए इसके बाद एक शेल होता है
उसके लिए क्या की थी, वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो उसका क्या आंसर था हमारे पास, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये ऑप्शन था। सही है, ये हमने कैलकुलेट की थी, तो हमारे पास यही क्या कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। जो आंसर नंबर है हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर है डी। सही है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। सही है स्टूडेंट, जहां रेडियस वाली क्वेश्चन ड्राइव हुई भी है, वहां पे हमने क्या करा था, रेडियस की वैल्यू भी क्या की थी, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या की थी, कैलकुलेट की थी। तो हमारे पास जो आया था, आर का आंसर जो आया था, रेडियस का जो आंसर आया था, वो कितना आया था, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब ये, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, करेक्ट है। नंबर 5, लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज्ड एज अ टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम, जो लाइनों का जो पैटर्न होता है ना, वो डिस्टिंक्ट होता है। क्या कहा मैंने, कि हर एलिमेंट का जो लाइंस का जो पैटर्न होता है ना, डिस्टिंक्ट पैटर्न होता है। मतलब हर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से जो लाइनों का पैटर्न है इन लाइन स्पेक्ट्रम, वो डिफरेंट होता है, चेंज होता है। जिस तरह अगर हम बात करें, हमारे पास जो हम जैसे बायोमेट्रिक करते हैं मिसाल के तौर पे, सही है, तो हर एक शख्स के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट के लिए जो लाइंस का जो लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, लाइंस का जो पैटर्न होता है डिस्टिंक्ट होता है, मतलब डिफरेंट होता है, चेंज होता है, कोई एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लाइन स्पेक्ट्रम को बतौर टूल इस्तेमाल करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई। क्यों, क्योंकि ये लाइन स्पेक्ट्रम हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है। जो लाइंस का जो पैटर्न होता है ना, वो क्या होता है, हर एलिमेंट का वो डिफरेंट होता है, चेंज होता है, अनलाइक होता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो ऑप्शन नंबर है सी। सही है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नंबर 6, इन 1935 एडी जेम्स चैडविक वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज बिकॉज, उसको जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज क्यों, हमें पता है कि उसने न्यूट्रॉन की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। जेम्स चैडविक ने क्या करा था, न्यूट्रॉन की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया था एटम के अंदर से, जिस बात पर उसको बुनियाद पर क्या करा गया था, उसको नोबेल प्राइज का क्या दिया गया था, इनाम दिया गया था। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास, पहला प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, नहीं, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, जी बिल्कुल। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। थ्योरेटिकल समझ एमसीक्यूज टाइप था हमारे पास ये। तो बी जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है, और उसने क्या डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन को क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था, जिसकी बुनियाद पर उसको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं नंबर 7 पर। व्हेन 4d ऑर्बिटल इज फिल्ड, कि जब 4d ऑर्बिटल क्या कर दिया गया है, भर दिया, जिस तरह अभी 3s ऑर्बिटल आया था, अब इनने कहा 4d ऑर्बिटल क्या कर दिया गया है, भर दिया गया है। द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, जो अब आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस ऑर्बिटल में आके क्या होंगे, वो एंटर होंगे। तो इसने ऑप्शन दिए हुए हमें, देखते हैं। किस ऑर्बिटल की बात की कि 4d क्या कर दिया है, ना भर दिया है। अब ऑप्शन क्या दिया है उसने, ए में 5s, बी में 5p, सी में उसने कहा 5d, और डी में क्या कहा उसने, 6s। तो स्टूडेंट हमें पता है कि हम ऑर्बिटल्स को किस तरह फिल करते हैं, ऑप्पा प्रिंसिपल के मुताबिक, एनर्जी वाइज। सही है, और इसको जो सीक्वेंस करते हैं, अरेंज करते हैं, तरतीब करते हैं, हम किस रूल के तहत करते हैं, एन प्लस एल रूल के तहत। किस रूल के तहत करते हैं, एन प्लस एल रूल के तहत करते हैं। तो
जिस ऑर्बिटल की वैल्यू इस 4d ऑर्बिटल की वैल्यू से क्या होगी, n प्लस एल की ज्यादा होगी, वो इसके बाद क्या करा जाएगा, भरा जाएगा इन सब में। देखते हैं, सबकी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 4d पे इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करते हैं हम, इस ऑर्बिटल पे अप्लाई करते हैं n प्लस एल रूल। तो अभी हमने बात की थी कि ये d से पहले जो नंबर लिखा है वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल नंबर कहलाता है। इसकी वैल्यू क्या हो गई 4, और d के लिए जो वैल्यू होती है वो 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई टोटल 6। तो 6 जिसकी n प्लस एल की वैल्यू आ रही है वो भर चुका है। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आएंगे, तो 5s के लिए कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए, 5s के लिए n प्लस एल का रूल लगाएंगे तो 5 प्लस 0। अभी हमने बात की थी कि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या होगा आंसर इसका 5। तो 5s तो इससे पहले भर चुका होगा, 5s क्या हो चुका होगा, इससे पहले बढ़ चुका होगा। क्यों, क्योंकि n प्लस एल के अंदर उसकी वैल्यू क्या आ रही है 5। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत। सही है, तो इसके बाद कौन सा भरा जाएगा, जिसकी वैल्यू इसके बराबर हो या इससे ज्यादा होगी तो भरा जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं 5p। तो इस पे भी n प्लस एल रूल लगाते हैं। तो n की वैल्यू 5 हो गई शेल नंबर, प्लस p के लिए वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका क्या आंसर आया 6। क्या आंसर आया 6 आया। अब देखें इस 4d की वैल्यू और इस 5p की वैल्यू क्या है, सेम है। अब या तो ये पहले भरा जाएगा या ये पहले भरा जाएगा। तो रूल क्या कहता था कि जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम होती है वो पहले भरा जाता है, जिसमें n प्लस एल की वैल्यू क्या हो ज्यादा हो वो क्या भरा जाता है, बाद में भरा जाता है। अब जिसकी दोनों की n प्लस एल की वैल्यू बराबर हो जाए, तो फिर क्या बताया था रूल ने, कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल नंबर की वैल्यू छोटी होगी, कम होगी, वो क्या करा जाएगा, पहले भरा जाएगा। और जिसके शेल नंबर की वैल्यू क्या होगी यानी एन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, वो उसके बाद भरा जाएगा। लेकिन कब, जब दोनों के एन प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही होगी, सिमिलर होगी, सेम होगी। तो इसमें भी एन प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है 6, और इसमें भी एन प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है 6। तो अब या तो ये पहले भरा जाएगा या ये पहले भरा जाएगा। कैसे फैसला करेंगे, देखेंगे शेल नंबर किसका छोटा है किसका बड़ा है। तो इसका जो शेल नंबर था वो क्या था 4, और इसका शेल नंबर क्या था 5। तो पहले ये भरा जाएगा और देन ये भरा जाएगा। बात क्लियर। एन प्लस एल रूल क्या कह रहा है कि पहले किस ऑर्बिटल को फिल करेंगे, किसको पहले रखेंगे, जिसकी वैल्यू एन प्लस एल की कम होगी दूसरे के मुकाबले में। तो जिसकी कम होगी वो पहले, जिसकी ज्यादा होगी वो बाद में। कहीं कहीं क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या आ रही होगी, दोनों ऑर्बिटल्स की वैल्यू क्या आ रही होगी, सिमिलर आ रही होगी। जैसे इसमें हुआ, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो रूल ने क्या बताया कि जब सिमिलर आ रही तो क्या देखेंगे, जिसका शेल नंबर, शेल की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यानी एन की वैल्यू छोटी होगी उसको पहले भरेंगे, और जिसकी एन की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, उसको हम बाद में भरेंगे। तो इसके शेल नंबर की वैल्यू छोटी है और इसके शेल नंबर की वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो ये बाद में भरा जाएगा और ये पहले भरा जाएगा। इसने सवाल में खुद कहा है कि इसको भर दिया गया है, इसके बाद किस में आएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 5p क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर भी देखें आपके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं 5d को भी। 5, इस पे n प्लस एल रूल लगाते हैं। तो n की वैल्यू 5 है और d के लिए n की वैल्यू क्या होती है 2, तो क्या हो गया 7। अब इसकी वैल्यू ज्यादा है 6 है, तो ये बाद में भरा जाएगा, लेकिन ये इससे भी बाद भरा जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या 6 है, इसकी वैल्यू बड़ी है। तो ये पहले ये बाद में। तो पहले नंबर इसका लगेगा। आखिरी वाले के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 6s, 6s सही है। तो n प्लस एल लगाएंगे तो क्या हो गया 6 प्लस 0, तो क्या आंसर आ गया 6 आ गया। अब इसका भी आंसर 6 आ गया, 6 6 6। अब तीन तीन ऑर्बिटल ऐसे हो गए कि जिनका n प्लस एल की वैल्यू का आंसर सेम आ रहा है 6 6 6। तो रूल ने क्या बताया, पहले किसको भरो, जिसपे n प्लस एल की वैल्यू कम आ रही हो, जिसकी ज्यादा आ रही हो बाद में भरो। बराबर आ जाए तो क्या करें, सबके शेल नंबर चेक कर लो, किसका शेल नंबर सबसे छोटा है वो सबसे पहले, जिसका उससे बड़ा उसके बाद, जो उसके बड़ा उससे बाद। तो इसका शेल नंबर था 4 तो ये पहले, शेल नंबर था 5 उसके बाद, शेल नंबर है 6 उससे भी बाद। तो यानी 4d के बाद जो भरा जाएगा वो कौन सा भरा जाएगा स्टूडेंट्स, 5p ऑर्बिटल क्या करा जाएगा, फिल किया जाएगा। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से आपकी क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी।
तो अगर जब भी ऑर्बिटल को हमने सीक्वेंस करना हो, तरतीब देना हो कि पहले कौन सा बाद में कौन सा, तो हमेशा क्या अप्लाई कर दें, n+l रूल अप्लाई कर दें। तो हमें पता चल जाएगा कौन सा ऑर्बिटल को पहले रखना है, कौन सा ऑर्बिटल को हमने बाद में रखना है। जिसकी n+l की वैल्यू कम होती है वो पहले, जिसकी ज्यादा होती है वो बाद में। जब बराबर हो जाए दोनों की वैल्यू तो शेल नंबर चेक कर लें किसका शेल की वैल्यू यानी प्रिंसिपल नंबर n की वैल्यू छोटी है, जिसकी वैल्यू बड़ी है, जिसकी छोटी है उसको पहले कर दें, और जिसकी वैल्यू क्या हो बड़ी है उसको बाद में कर दें। तो इधर भी यही हुआ, 6 3 ऑर्बिटल ऐसे, इनकी वैल्यू क्या हो n+l की सेम आ गई। तो हमने किससे फैसला करा है, शेल नंबर से। शेल नंबर 4 ये पहले, शेल नंबर 5 ये उसके बाद, शेल नंबर 6 ये उसके बाद। क्लियर हो गई बात? ये उतारना चाहें तो इसको उतार लें, जल्दी से वीडियो पॉज करें और इसको उतार लें। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। सही स्टूडेंट, अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट यानी 8 पर। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, कि इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। अब उसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले पेयर में सोडियम प्लस एंड नियोन, दूसरा क्या दिया है उसने, सोडियम प्लस एंड Fe नेगेटिव, तीसरा पेयर क्या दिया है उसने, Na एंड कैल्शियम, चौथा पेयर क्या दिया है उसने, Na प्लस एंड मैग्नीशियम प्लस। अब क्या कह रहा है, कौन सा पेयर है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, एक जैसी, यानी इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या है उनके पास अब सेम है। सही है, तो हमें वो ढूंढना है जिसमें सेम नहीं है, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। सही है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढते तो वो अलग बात होती है, यहाँ पे कह रहा है कौन सा पेयर नहीं है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो वो देखेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम नहीं है। तो अगर हम पहले पेयर में देखें सोडियम और नियोन, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है कितना है 11, और नियोन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 10। अब नियोन पे तो कोई चार्ज शो नहीं किया, लेकिन सोडियम पे चार्ज क्या शो किया है, +1। अभी हमने बात की थी स्टूडेंट, प्लस चार्ज कब आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, खारिज कर देता है, लूज कर देता है कहने। तो सोडियम के पास, न्यूट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी होती है, 11, लेकिन प्लस चार्ज की वजह से उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, दे दिया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। तो दोनों एटम्स के पास इस वक्त इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या है, 10-10 है। इसका मतलब ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। क्लियर बात? नंबर 2 ऑप्शन देखते हैं, सोडियम प्लस, फिर वही बात, सोडियम का एटॉमिक नंबर तो क्या है 11, लेकिन इस वक्त सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 10। प्लस चार्ज किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉन के जाने को, कमी को, कि इलेक्ट्रॉन कम कर दिया गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 10 रह गए। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है, हाँ, नो 9, यानी फ्लोरीन के पास जब न्यूट्रल फॉर्म में होता है, तादीरी हालत में होता है, उसका एटॉमिक नंबर के लिहाज से इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी होती है, 9, यानी 9 इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद होते हैं। लेकिन कंडीशन में क्या गिवन क्या है, -चार्ज, और हमें पता है माइनस चार्ज कब आता है किसी एटम पे, जब वो गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है। इसका मतलब -1 चार्ज शो कर रहा है कि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल करा है। तो होते कितने थे, 9। अब कितने हैं चार्ज की वजह से, 10। सोडियम के पास भी 10, फ्लोरीन के पास भी 10, दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या हो गई, सिमिलर हो गई, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत, यानी ये भी सही नहीं है हमारे लिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हमने क्या ढूंढना है, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना हो। तीसरे ऑप्शन पे आ जाए, सोडियम और कैल्शियम, बहुत सिंपल सा जवाब हो गया ये तो। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमने देखा क्या है, 11 है, यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ना तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए ना लिए हैं, तो 11 के 11 मौजूद है। जबकि हम कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 20। कितना होता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर,
20 यानी कैल्शियम के पास 20 क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने, 11, और इसके पास कितने हैं, 20। तो जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या है, चेंज है, अलग है, तो लाजमी बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, चेंज होगी दोनों की। 20 वाले की आगे तक चली जाएगी, आगे ऑर्बिटल तक चली जाएगी, और 11 वाले की पहले ऑर्बिटल तक क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल के मुताबिक, एमसीक्यूज के मुताबिक थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। इससे पेयर गिवन है सोडियम एंड कैल्शियम, क्योंकि दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, अलग अलग है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिमिलर नहीं होगी, किसी में ज्यादा ऑर्बिटल आ देंगे, किसी में कम ऑर्बिटल आएंगे। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ज्यादा ऑर्बिटल आएंगे, कम इलेक्ट्रॉन है तो कम ऑर्बिटल लाएंगे, सारी बात है। क्लियर हो गई बात। चौथा भी देख लेते हैं, वैसे तो अब देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। फिर सोडियम प्लस दे दिया है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और प्लस चार्ज शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन के जाने को। तो सोडियम के पास बचे 10। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12। तो इसका मतलब न्यूट्रल फॉर्म में सोडियम मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 12। लेकिन सवाल में जो ऑप्शन दिया वो क्या दिया, +2। अब इसका मतलब क्या है, फिर प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिए। कितने दे दिए, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो थे कितने, 12। अब कितने बचे, 10। तो मैग्नीशियम में +2 की मदद से वजह से कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। जबकि सोडियम प्लस के पास भी कितने हैं, 10 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम बनेगी, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या है, वो सेम है। सही है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा ऑप्शन क्या, तीसरा पेयर क्या है, वो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट। उम्मीद है ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी क्या हो गई होगी, समझ आ गई होगी। इस तरह कोई भी पेयर दे दे, कोई भी बात को पूछे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या पूछे नहीं है, तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की तादाद चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। क्लियर है बात। उतारना चाहें तो उसको उतारें, वीडियो पॉज करके जल्दी से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू उसके ऊपर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 9, बामर सीरीज appear in hydrogen spectrum if electron jump from any appropriate higher energy orbit to। यानी हमें पता है कि 5 हमारे पास सीरीज हैं। कौन कौन सी, बामर, एक लाइमन सीरीज है सबसे पहली, जिसमें इलेक्ट्रॉन जिस शेल से भी जंप करे, छठे से, सातवें से, पांचवें से, चौथे से, तीसरे से, दूसरे से, वो जंप किधर करेगा, लोअर जो ऑर्बिट होगा उसका वो वन होगा। ये लाइमन ने बताया। बामर ने क्या बताया, उसने कौन सी सीरीज डिस्कवर्ड की थी, बताया इसके बारे में। उसने कहा हायर ऑर्बिट कोई सा भी हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वो लोअर ऑर्बिट उसने कौन सा लिया, वो 2 लिया है बामर ने। सही है। उसके बाद हमारे पास लेमन सीरीज की बात, बामर, बामर के बाद पास्चन, उसने तीसरे ऑर्बिट को हायर और लोअर ऑर्बिट लिया है। ब्रैकेट ने चौथे को लिया है, और पी फंड ने के लिया 5वें ऑर्बिट को लोअर ऑर्बिट के तौर पे लिया है, और 7वें से जम कराया है, छठे से जम कराया है 5वें में। सही है। इस तरह 7वें से छठे से 5वें से जम कराया है चौथे में। सही है। फिर 7वें से छठे से 5वें से चौथे से जम कराया तीसरे में। फिर 7वें से छठे से 5वें से चौथे से तीसरे से जम कराया 2 में। वो किसने कराया, बामर ने। और लैमन ने किसमें कराया, 1 में। यानी उसका लोअर ऑर्बिट जो है वो क्या है, 1 है। यानी हर सीरीज के अंदर जो लोअर ऑर्बिट की वैल्यू है वो हर शख्स के लिए वो क्या है, सिमिलर है, सेम है, कांस्टेंट है, अपनी अपनी। लैमन के लिए 1, बामर के लिए 2, इस तरह पास्टन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, और जो पी फंड सीरीज है उसके लिए क्या है, वो 5 है। तो सवाल के मुताबिक बामर के लिए पूछा है, तो हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड ऑर्बिटल। क्या आएगा, सेकेंड। सही है। अब ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन सा सही ऑप्शन है इसके अंदर। पहले ही ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑर्बिट। दूसरे ऑर्बिट में, दूसरे शेल में आके क्या होगा, वो गिरेगा। चाहे वो तीसरे से कर रहा हो, चौथे से जम कर रहा हो, पांचवे से कर रहा हो। हायर ऑर्बिट की वैल्यू वो वेरिएबल होती है, कोई सा भी हो सकता है।
लेकिन लोअर ऑर्बिट हर एक के लिए क्या है, वो कांस्टेंट है। बामर के लिए का कांस्टेंट है नंबर 2 ऑप्शन, यानी नंबर 2 ऑर्बिट कांस्टेंट है। तो इन्हें बामर के मुताबिक पूछी थी, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो कौन सा होगा, ए। सही है। अगर वो लाइमन के लिए पूछता तो हम कहते 1। सही है। इस तरह पास्टन के लिए पूछता हम कहते 3 है, सो ऑन, इसी तरीके से 12। अब आखिरी एमसीक्यू था हमारे पास नंबर 10, कह रहा द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच एल इज इक्वल टू 0 इज। उस ऑर्बिटल की शेप बतानी है जिसके लिए एल की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो स्टूडेंट अभी 2-3 एमसीक्यूज में हम देख चुके हैं कि एल की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, वो एस ऑर्बिटल के लिए होती है। किसके लिए होती है, एस ऑर्बिटल के लिए। और हमने बताया कि एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कौन सी होती है, स्फेरिकल। कौन सी शेप होती है, स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल को डंपल शेप किसकी होती है, वो पी ऑर्बिटल के लिए होती है। बहरहाल हमारा ताल्लुक अभी यहाँ किससे है कि एल की वैल्यू क्या हो, 0, वो किसके लिए होती है, एस की। और एस की शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा है, पहला ही ऑप्शन सही है जिसमें कह रहा है वो स्फेरिकल। सही है। डंबल शेप भी नहीं है, डबल डंबल भी नहीं है, और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है हमारे पास। सही है। वो जब पी और डी वगैरह ऑर्बिटल आते हैं, एफ ऑर्बिटल आते हैं, तो फिर उस पर आगे जाते हैं हम। लेकिन यहाँ पे जो क्योंकि हमने एल की वैल्यू दी है वो एस के लिए दी है, तो एस के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो कौन सा कहलाएगा, स्फेरिकल, जो हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज 10 के 10 क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। उम्मीद है सारे के सारे एमसीक्यूज आपको समझ में आ गए होंगे। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो एमसीक्यूज के अंदर, कोई बात ऐसी जो समझ ना आ रही हो किसी को, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब उस चीज का दिया जाएगा।